मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक। और आपकी समर वेकेशन कैसी रही? वो भी अच्छी रही होंगी। आप लोगों ने अच्छे से स्टडी भी की होगी और खूब सारा एंजॉय भी किया होगा। तो अब से हम लोगों की रेगुलर क्लासेस लगेंगी। ठीक, जैसे आपकी सप्ताह में 2 दिन वीडियोज़ आती थी वैसे ही आएंगी। तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए और जिन बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं किया है वो लोग जल्द से जल्द बुक परचेज़ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नेम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक, फर्स्ट है आधुनिक युग से पहले। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या है? आधुनिक युग से पहले। वैश्वीकरण एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब बच्चों स्थानीय या क्षेत्रों, ठीक, मतलब स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। क्या है? वैश्वीकरण। ठीक है, इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। किसमें? वैश्वीकरण में। ठीक है, यह एक आर्थिक व्यवस्था है जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 वर्षों में ही उभरकर हमारे सामने आई है। भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया का एक लम्हा इतिहास रहा है। ठीक है, कैसा इतिहास रहा है? लंबा इतिहास रहा है। किसका? भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया का लंबा इतिहास रहा है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के और अधिक नजदीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए या काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से ही जो लोग हैं वो इधर से उधर जाते ही रहते हैं। किसकी तलाश में? काम की तलाश में वो लोग इधर से उधर जाते ही रहते हैं। आगे है, अपनी इस प्रक्रिया में ये लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ आदि भी साथ लेकर आते रहे हैं। किसके लिए? ये लोग, मतलब इनकी जो आवश्यकताएं होती थी और ये क्या करते थे? ये नए नए प्रकार की खोजें करते थे। ठीक है, तो खोज करते थे तो इन्हें कहीं भी जाना पड़ता था। ये लोग बहुत मतलब कहीं भी चले जाते थे। तो जब ये वापस आते थे तो क्या के लिए आते थे? अपने साथ में कीटाणु और बहुत सारी बीमारियां भी इनके साथ आ जाती थी। ठीक, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार थे उनके माध्यम से सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या थी? वो एक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ठीक, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 वर्ष से भी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक, 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। कहाँ तक? चीन और अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। नेक्स्ट हेडिंग है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, जो वहाँ पे व्यापार होते थे और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान थे वो इस मार्ग ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। जो ये मार्ग था उसने किसको बढ़ावा दिया? उसने व्यापार और सांस्कृतिक को बढ़ावा दिया। तब ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। शुरुआत दौर में ईसाई मिशनरी संभवतः इसी मार्ग से एशिया में आते रहे होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम
धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया भर में फैले। ठीक, पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। किसके माध्यम से? सिल्क मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है भोजन की यात्रा। ठीक, स्पैघेटी और आलू हमारे खाद्य पदार्थों ने दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जब भी कोई व्यापारी, मुसाफिर या यात्री किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। मतलब जो भी व्यापारी होते थे हमारे देश के, वो कहीं भी जाते थे कुछ भी करने, से नई खोज करने या किसी भी प्रकार का व्यापार करने, तो वो क्या करते थे, वो वहाँ पर नई फसलों के जो बीज होते थे वो बोकर आते थे। संभव है कि दुनिया में विभिन्न भागों में मिलने वाले यात्री कम समय में तैयार होने लगे। जो मतलब काफ़ी वो थे, दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले कम समय में तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। उदाहरण के लिए माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो वर्तमान में इटली का ही एक टापू है। इसी प्रकार के कुछ खाद्य पदार्थ भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। ठीक, आगे है लगभग 500 वर्ष पहले तक आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। वास्तव में हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों से हमारे पास आए हैं। ठीक है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं कहाँ से आए हैं? अमेरिका के मूल निवासियों से आए हैं। आलू का इस्तेमाल अक्सर नई फसलों में आने से जीवन में बहुत अधिक अंतर आ जाता था। साधारणता से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर अब यूरोप की गरीबी की जिंदगी बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इतने अधिक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के गाल में समा गए। कहाँ के लोग? काश्तकार के लोग। ठीक है, आलू पर ही निर्भर हो गए थे। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, आप लोग इस चैप्टर का रिवाइज अच्छे से करना। ओके।